हेलो एवरीवन, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर जो जेटीएस हमारा हो रहा है और 18 सितंबर को। ठीक, इसका जो M1 बैच का पेपर है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले इसमें देखिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज़ गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ये देखिए करते चलते हैं साथ में। पहला क्वेश्चन है x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। द एसलेशन ऑफ द पार्टिकल इज, इसमें पूछा गया है एसलेशन ऑफ द पार्टिकल, एसलेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का एसलेशन पूछा गया है। तो बात को आप समझिए, इसमें क्या है कि t की पावर देखो 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से मैच कर जाएगा। तो इसमें आपको डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं है। देखना कैसे, ये कर लेना x माइनस ए बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ये क्या मिला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो देखो हाफ ए की जगह c लिखा है तो a बराबर 2c लिखा है, ख़त्म हो गया। देखो कब हम कंपैरिजन लगाएंगे, जब हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करेगा तब। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच नहीं करेगा तो कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन लगाएंगे। इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, a आ जाएगा। लेकिन यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मैच हो रहा है, t की पावर 2 है तो मैच हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड ऑफ 2 कार्स u एंड 4u। एक कार है उसकी स्पीड u है ना, और b वाले की स्पीड 2u है। क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेज इन विच द 2 कार्स आर स्टॉप्ड फॉर दैट इंस्टेंट। कितने रेशो में, डिस्टेंस का रेशो बताना जिसमें ये स्टॉप की जा सकती है। इन हाउ मच डिस्टेंस दीज कैन बी स्टॉप्ड। ओके, एक की स्पीड u है और एक की 4u है, 2u नहीं 4u है। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला लगाइए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल क्या है 0, और ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर, और ये आ जाएगा, बोलो ये आ गया 2as। आ गया कि नहीं आ गया, बोलो ये है। यहाँ पर एक काम करो, चाहे s1 कर दो। अब उसके बाद दूसरा क्या है इसमें, दूसरा कर दो 0 माइनस 4u का स्क्वायर, और ये आएगा 2as2 डिवाइड कर दो 1/16 s1 अपॉन इसका देखो क्या हो जाएगा s2। तो s2 और s1 का जो रेशो है 1/16, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? ऐसे करते हैं इसको। अब आइए नेक्स्ट। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एसलेशन हैज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 16 मीटर इन फर्स्ट 4 सेकेंड and 9 meter in first 3 second. The acceleration of the body is, एक बॉडी रेस्ट से मूव कर रही है, देख रहे हैं आप, रेस्ट से मूव कर रही है, और कौन से सेकंड में? इन्होंने कहा कि जो 4 सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 16 मीटर इन फर्स्ट 4 सेकंड एंड 9 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकंड। ये देखिए यहाँ से बॉडी मूव करना स्टार्ट हुई, ऐसे जा रही है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, u0 है, एसलेशन इस डायरेक्शन में है। ये देखो 3 सेकेंड है, ये यहाँ पर 4, ये पूरी डिस्टेंस जो है 16 मीटर है, और ये वाली 9 है। तो अब आप लगा दो, तो यहाँ से पहली बार में आएगा 16 हाफ a इंटू 4 का स्क्वायर। ये कितना मिला 16 हाफ a, और यहाँ पर कितना मिला बताइए 16, क्या मिल जाएगा 16 कैंसिल, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a कितना मिल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ रही है बताओ, एसलेशन की वैल्यू आ रही है। ठीक, ये है। अब उसके बाद आ जाइए, अगला क्या कह रहा है 4। अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप इन एयर फॉर विच सॉल्यूशन सिचुएशन आर बोथ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द एसलेशन इज 0। जब ऊपर की तरफ बॉडी को थ्रो करते हैं
तो भाई एसलेशन तो हमेशा लगेगा, एसलेशन हमेशा लगता है, और वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है लेकिन एसलेशन ज़ीरो कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये तो आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। अगला 5, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ सच अ वेलोसिटी v दैट इट रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 3 सेकेंड, टेक g इक्वल्स टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ठीक, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है और 3 सेकेंड बाद लौट रही है, 3 सेकेंड बाद लौट रही है। ये देखो क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा है, 5। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, ये 3 सेकेंड, तो 1.5 सेकेंड ऊपर है और 1.5 सेकेंड नीचे है। क्लियर है कि नहीं, है ना? 1.5 सेकेंड ऊपर है और 1.5 सेकेंड नीचे है। ठीक है, 1.5 सेकेंड क्या है, देखो ऊपर गई, 1.5 सेकेंड आपकी नीचे आ गई। अब अगर ये ऊपर जा कर के फिर नीचे आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ टॉप पॉइंट पर 0, तो v इक्वल टू u माइनस जी टी, फाइनल 0, इनिशियल पता नहीं, g10 1.5, तो u कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, when we release a stone from a balloon which ascends with a velocity v and acceleration a, the velocity and acceleration of the stone just after the release। देखिए आपने बैलून से किसी स्टोन को गिराया, तो भाई बैलून के अंदर था तो बैलून ऊपर जा रहा था, तो बैलून की जो वेलोसिटी होगी वही स्टोन की होगी। समझ रहे हैं? आप ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन आगे जा रही है तो आपकी वेलोसिटी भी आगे की तरफ हुई, तो सीधी सी बात है। और आपने कोई चीज़ गिराई तो आप कहोगे मैंने तो ड्रॉप की, नहीं, उसके पास वेलोसिटी है, तो जो वेलोसिटी है वो ले ली जाती है। तो बैलून की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ले लो, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, बात खत्म। तो आंसर आपका इसमें कौन सा वाला हो गया, थर्ड वाला। अगला देखिए, द डायग्राम शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम द इंटरवल 0 to 5। एवरेज वेलोसिटी देखो निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, इसका तरीका क्या है, मेथड इसका क्या है, देखो मेथड इसका बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखो क्या है। यहाँ पर ये देखो, ये ग्राफ बना है और डिस्प्लेसमेंट देखो ये है और टाइम देखो ये है। पहले देखो ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आया, ठीक, ये यहाँ तक आया है ऐसे, ये 5 है, ये हमारा 20 है और ये हमारा -10 है। क्लियर, ये हमारा 0 है। ठीक, द डायग्राम शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटरवल फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड। 0 to 5 सेकेंड है, तो देखो पहले वो 20 मीटर इधर गया, गया कि नहीं गया, उसके बाद फिर क्या हुआ बताओ, ये 20 मीटर गया, फिर ये 20 मीटर इधर आया वापस। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और उसके बाद क्या हो रहा है, ये 10 मीटर जो हमारा है वो इधर गया और फिर देखो यहाँ तक आया है, यहीं पर वो छूट गया है। देख रहे हो, ये यहीं पर छूट गया, देखो छूट गया, यहाँ पर छोड़ दिया गया है। समझ रहे हो, यहाँ छोड़ गया और वो भी माइनस में। ये वाली डायरेक्शन प्लस ले लो और ये वाली क्या ले लो, माइनस। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो माइनस का 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट जो है माइनस का 10 मीटर है, टाइम तुम्हारा 5 है, तो एवरेज कितना हो गया बोलो, -10/5, तो -2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू। अगला देखो, अ लिफ्ट इज गोइंग अप, द वेरिएशन इन द स्पीड of the lift is shown in the graph. What is the height to which the lift takes the passenger? हाइट का मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया निकाल लो ग्राफ का, सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्या करोगे, ये देखो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ ऐसे दिया है, ये तुम्हारी वेलोसिटी है और ये तुम्हारा टाइम है। ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, देखो 2 हो रहा है,
ये यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, 10 है और ये 12 है, और ये तुम्हारा देखो 3.6। उन्होंने कहा है कि टोटल हाइट बताइए क्या होगी, व्हाट इज़ द टोटल हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे बताओ, हाइट ऐसे निकालेंगे, ये देख रहे हो 3 पार्ट हैं, 1 2 3, तीनों का अलग अलग एरिया निकाल दो। हाइट का मतलब होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करोगे, हाफ और बेस और हाइट हो गया 3.6, फिर इसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 3.6 प्लस हाफ, ये आएगा 2 और हाइट हो गया 3.6। ये देखो 2 2 खराब कैंसिल हो गया, 3.6 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 3.6 प्लस ये फिर 3.6, आ गया कि नहीं। अब ये देख लो कितना हो गया, 4 इंटू 3.6 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो 4 इंटू 3.6 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। यहाँ पर जो है टोटल हाइट पूछ रहा है, यहाँ पर ये देखो 12 है, यहाँ पर जो आपने मल्टीप्लाई किया देखो गलत किया है, 8 है, ये 8 है ये, तो 8 इंटू, तो 8 9 10, 10 इंटू 3.6 36 मीटर, ठीक। बीच वाला जो गैप है वो 8 है, ध्यान रखिए, बीच वाला जो गैप है वो 8 का है। अब आइए नेक्स्ट 9 में क्या कह रहा है, 2 कार्स P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय XPT AT प्लस BT स्क्वायर एंड XQT FT माइनस T स्क्वायर, एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। दोनों की वेलोसिटी कब सेम होगी ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कितने टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ये देखो पहली बार में जो x दिया है, पहली बार में जो x दिया है P वाले का, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कितना है, ये दिया हुआ है 80 प्लस और BT स्क्वायर ये दिया हुआ है, और XQ कितना दिया हुआ है, XQ कितना दिया है, ये दिया है FT माइनस और T स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, ठीक है ना, किस टाइम पर कार की जो वेलोसिटी है वो सेम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है, ये देखो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर के फॉर्म में है, तो सीधे सीधे देखो कंपेयर कर लो ना, इसमें अगर कंपेयर करोगे तो u की जगह क्या आ जाएगा, बोलो u की जगह a आ जाएगा और हाफ a डैश b आएगा, तो a डैश बराबर आ जाएगा देखो कितना 2b। इसका एसलेशन कितना है, बोलो इसका एसलेशन 2b है, इसका एसलेशन कितना है 2b है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी a है। इसी तरीके से इसमें कर लो, अगर तुम कंपेयर करोगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखो f होगी, और हाफ a की जगह या a डबल डैश लिख लो -1, तो a डबल डैश जो आपको मिलेगा ये -2 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। a डबल डैश जो मिलेगा वो कितना मिलेगा बताओ, -2 मिलेगा। अब देखो पहली बार की वेलोसिटी कितनी आ गई, पहली बार की वेलोसिटी आ गई u प्लस AT, तो पहली बार की आ गई a और क्या हो गया प्लस AT, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2BT आ जाएगा। और दूसरी बार की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, दूसरी बार की आ जाएगी UF माइनस क्या आ जाएगा बता, क्या होता है AT होता है ना, तो a कितना है -2 है, तो -2T आ जाएगा। अब दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों को आपस में क्या करिए बताओ, इक्वल कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल गया, a प्लस 2BT बराबर F माइनस 2T। ये देखो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये कितना हो गया 2T बाहर है, b प्लस 1 ये आएगा F प्लस a, तो T इक्वल टू F प्लस a अपॉन 2 और b प्लस 1, ये हमारी वैल्यू, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गया आंसर। देखो इसको आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे v1 आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे v2 आएगा। मेरी लेकिन आदत है कि जब तक कंपैरिजन हो रहा है हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते, कंपैरिजन जब नहीं होगा तब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद आइए, गैलीलियो राइट्स दैट फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल एट 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशो, तो आंसर 1:1। आंसर क्या होगा बेटा 1:1।
क्यों? क्योंकि θ1 प्लस θ2 अगर दोनों का सम 90 है तो रेंज सेम होता है, गैलीलियो ने कहा था, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। 10th का आंसर हो गया थर्ड। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट एन एंगल 15 विद हॉरिजॉन्टल इज 1.5 के द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट द एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज। ओके, तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखो बहुत आसान है, दो एंगल हमको लेने हैं, दो एंगल हमको यहाँ से लेने। कौन कौन से दो एंगल लेने हैं? देखो यहाँ पर 11th वाले की बात हो रही है। पहली बार में क्या कह रहा है ना, एंगल जो दिया है वो 15 डिग्री दिया है, रेंज दिया है 1.5 किलोमीटर। उसके बाद दूसरी बार में क्या है, एंगल जो दिया है 45 डिग्री, कह रहा है बताओ रेंज क्या होगी। तो क्या करेंगे भाई, बहुत आसान इसमें करना है। क्या तरीका देखो, रेंज का फॉर्मूला लगा दो, u स्क्वायर साइन 2θ/g आ जाएगा। पहली बार की रेंज कितनी है 1.5, दूसरी बार की निकालनी है, ठीक है ना। u स्क्वायर और g कट जाएगा, पहली बार का एंगल करोगे साइन 30 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा ये आ जाएगा कितना, साइन यहाँ पर 45 तो 1 हो गया, कितना मिलेगा R2 इक्वल टू मिलेगा 1.5 इंटू 2, तो आंसर कितने किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। ठीक, अगला देखिए क्या क्या दिया है। ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन नंबर 12th वाले में क्या कह रहा है, 12th वाले में कह रहा है कि देखो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का दिया है x बराबर 60 और y कितना दिया है 70 माइनस 5t स्क्वायर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो पूछ रहा है। तो देखो यहाँ बहुत आसान है, ये देखो x इक्वल टू यू एक्स टी होता है, तो यू एक्स की जगह 6 हो गया। यहाँ पे आ जाओ, y की जगह यू वाई टी, और कितना होता है बताओ, यू वाई टी होता है ना, यू वाई टी होता है, और माइनस क्या होता है हाफ जी टी स्क्वायर। अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो यू वाई तुम्हारा 7 है ना, हालांकि इसको 8 होना चाहिए था, इसको यहाँ पर 8 होना चाहिए था, तो 8 ले लो है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ, u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा यू वाई का स्क्वायर, तो u कितना निकलेगा बताओ 10 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। एक 60 हो गया, एक ये 8 है, वो बेटा 8 ले लेंगे तभी आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो, द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, ये देखो इक्वेशन दी है, 13 की बात हो रही है, y कितना है 12x माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 3, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है 3 है। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 M1 बैच। हाँ, तो ये क्या हो गया देखो, यू एक्स हमारा देखो 3 हो गया। इसमें पूछ क्या रहा है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज पूछ रहा है इसमें, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है। तो देखो बहुत आसान है, आसान कैसे है इसमें, देखो यहाँ पे दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, हम u sin थीटा निकाल लें, उससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा एक बहुत बढ़िया तरीका इसमें है ना, वो तरीका क्या है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक तरीका होता है इसका।
अब यहाँ पर आप देखो, अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पर कितना 3x मैं कॉमन ले लूँ, 3x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 4 माइनस, या इसमें पूरा कॉमन ले लो 12x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 3x² अपॉन 4 और 12x आ गया कि नहीं आ गया, क्या कॉमन ले लिया 12x। अब ये देखो ये आएगा 12x, 1 माइनस एक x कट गया, 3 4 जा 12, तो ये x अपॉन 16 आएगा कि नहीं आएगा। क्यों भाई, अब देख लो साफ साफ दिख रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन आर है, आर की जगह क्या रख दोगे 16 मीटर, आंसर खत्म। ठीक, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें क्या है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये ऐसे कर लो। अब इसमें दूसरा देखो आंसर मैच हो नहीं रहा है, तो इसमें आप एक काम करो दोबारा उस मेथड से भी करके देख लो। कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन सिचुएशनल होते हैं, उस मेथड से करोगे तभी आंसर आएंगे वरना नहीं आते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो हमारे पास एक इक्वेशन और है, y इक्वल टू होता है बेटा एक्स टेन थीटा, है ना भाई, हमारे पास एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो इक्वेशन होती है। y इक्वल्स टू क्या होती है हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा y एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारी एक्स टेन थीटा है, और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा यू एक्स की वैल्यू उसने 3 दे रखी है, कितनी दे रखी है बताओ, 3 दे रखी है, एक्स कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट दे रखा है। अब देखना मज़ेदार बात, y इक्वल टू यहाँ पर तुमने रखा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन, क्लियर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या कर दोगे 9, यहाँ पर g की जगह रख दोगे 10, रख दोगे कि नहीं रख दोगे, तो y इक्वल टू क्या होगा एक्स टेन थीटा माइनस क्या हो गया, ये आ जाएगा 5 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो 5 अपॉन 9 क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के पहले 3/4, ये क्या लिखा है 5 अपॉन 9, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप भी समझ रहे हैं, तो इसको आप बिल्कुल ख़त्म करिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म करिए। वैसे आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको कंपैरिजन से कर सकते हैं, कंपैरिजन से आप कर सकते हैं। अगला देख लो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम व्हेन द मैक्सिमम हाइट आर h1 एंड h2, व्हाट इज द मैक्सिमम रिलेशन बिटवीन r h1 एंड h2। अब ये देखिए यहाँ पर दोनों बार में रेंज सेम है, अगर रेंज सेम है तो थीटा 1 और थीटा 2 का सम 90 है, रेंज अगर सेम है तो थीटा 1 और थीटा 2 का सम 90 हो जाएगा। अगर थीटा 1 थीटा 2 का सम 90 हो गया तो क्या होगा है, थीटा 1 और थीटा 2 का जो सम है वो 90 हो गया। देखो तो यहाँ पर जो h1 निकलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h2 बराबर है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, h1 h2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना अपॉन 2g, और ये क्या हो गया बच्चा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो गया। अब इसमें क्या करेंगे बोलो, ये क्या आ गया यू स्क्वायर है ना, अब देख रहे हो यू स्क्वायर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है कि नहीं होता है, क्यों यही तो होता है। अब एक काम करना आर का कर देना स्क्वायर, ओके, और दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला आ जाता है रेंज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ h1 इंटू h2। ये क्या करोगे आर का स्क्वायर करके डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर एक काम और कर देना, साइन 2 थीटा जो हमारा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। क्लियर है कि नहीं, ये चीज़ है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें अगला, आर और एच का देखो रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, आर और एच का रिलेशन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा सीधा रिलेशन होता है tan थीटा इक्वल्स टू 4h अपॉन आर। तो थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स 4h अपॉन आर। अगर आपने इसको ना कैलकुलेट किया हो कभी तो कर सकते हो, कैसे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज का होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर, ये वैल्यू। अब इसके बाद क्या हो रहा है नेक्स्ट, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 particles are projected in air with speed u at an angle θ1 θ2 to the horizontal if the height reached by the first particle is greater than that of the second, then which of the following is correct। बेटा हाइट जो होती है साइन स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होती है, तो ज़्यादा एंगल ज़्यादा हाइट, आंसर फर्स्ट ओरली हो गया। A body under the force 6i cap 8j cap acquires an acceleration of इतने, the mass of the body is, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो। रिजल्टेंट फोर्स कितना निकलेगा, हम लोग बात कर रहे हैं देखो कितने की, बोलो बात कर रहे हैं कितने की, 17 की। तो यहाँ पर फोर्स निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 10 न्यूटन आ जाएगा। और कितना एसलेशन दिया है बताओ, 5 दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास होता है फोर्स अपॉन एसलेशन 10 अपॉन 5, तो 2 kg आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कितने kg आएगा, 2 kg आएगा। अब उसके बाद आइए 18th नंबर पर क्या है, 18th नंबर पर अ 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, एग्जॉस्ट स्पीड 800 टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन 30, अमाउंट ऑफ गैसेज इजेक्टेड पर सेकेंड। ठीक, बहुत आसान है। क्या करेंगे भाई, ऊपर की तरफ लैम्डा VGR, नीचे की तरफ m0g, ऊपर की तरफ m0a, इसको थ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो क्या इक्वेशन आएगी, लैम्डा VGR माइनस m0g m0a, क्या मिला देखो, लैम्डा VGR इक्वल टू m0a प्लस m0g। तो यहाँ से क्या निकला, लैम्डा कितना निकला, m0 कॉमन ले लो, a प्लस जी अपॉन क्या हो गया बोलो, VGR। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वैल्यू अब बना लें इसमें। तो क्या हो रहा है, लैम्डा इक्वल्स टू कितना है, m0, मास कितना दिया हुआ है रॉकेट का, रॉकेट का मास दिया है 5000, ठीक है ना, a प्लस जी, तो ये आएगा देखो 40 आ जाएगा, a प्लस जी करोगे तो 40 आएगा। और एग्जॉस्ट स्पीड 800 दे रखा है, सॉल्व कर लो यहाँ से, ये वैल्यू आ जाएगी देखो, ये आ जाएगा कितना, ये आएगा 4 2 8, तो लैम्डा इक्वल टू, ठीक है ना, लैम्डा इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी लगभग में, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। ऊपर की तरफ जो एसलेशन है अपवर्ड, गिव एन इनिशियल अपवर्ड एसलेशन 30, अमाउंट ऑफ हीट रेट से पर सेकेंड, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं, ऊपर लैम्डा VGR नीचे m0g, लैम्डा VGR ये है, इसको यहाँ ले जाओ, दोनों ऐड हो जाएंगे, g प्लस ए हो जाएगा, अपवर्ड एसलेशन कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पर g प्लस ए तो 40 आया, ये अपॉन 800, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ऐसे करना। अगला देखो, अ गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर, द वाटर कम्स आउट एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए भाई बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपका बहुत बढ़िया है 19
19 में एक पाइप दिया हुआ है, बोलो, और पाइप जो है उसका डायमीटर कितना है, पाइप जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है। द वाटर कम्स आउट एट द रेट ऑफ, इसका जो रेट है ना, वो कितना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द रिएक्शनरी फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंड ऑफ द गार्डनर, कितना फोर्स लगेगा, देखिए यहाँ पर ये डायमीटर दिया हुआ है, इतने वॉल्यूम से आ रहा है, ठीक है ना। रेट दे रखा है यहाँ पर, रेट जो होता है बेटा, जो रेट होता है फ्लो का, है ना, रेट जो होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी जो होता है वो रेट होता है, समझ में आ रहा है, इतना रेट होता है फ्लो का, एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना। ये देख रहे हो, ये तुम्हारा क्या है, 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बात हो रही है कि कितना फोर्स लगेगा, बोलो कितना फोर्स लगेगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए बड़ा अच्छा तरीका है, यहाँ पर मैं आपको तरीका बताता हूँ कितना फोर्स लगेगा। तो देखो होता क्या है कि जैसे कोई पाइप है, यहाँ से मान लो वाटर फ्लो हो रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक गया, ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो कितना मास इसका है, तो डेल्टा एम आएगा, ए डेल्टा एक्स इंटू रो आ जाएगा, यही तो मास होगा, क्यों भाई। अब उसके बाद देखो चेंज इन मोमेंटम ले लो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या मिलेगा, ए डेल्टा एक्स रो, है ना, अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वी होता है, तो ए वी इंटू रो होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू क्या होता है, रो। तो वाटर की डेंसिटी जो होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताइए, फोर्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। 1 मिलीमीटर क्रॉस सेक्शन दिया है, रिएक्शनरी फोर्स पूछ रहा है, तो भाई रिएक्शनरी फोर्स जो आया है वो ए रो इंटू वी है, क्लियर है, ए रो इंटू वी आ रहा है। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वेलोसिटी है, रो है, यहाँ से जो है मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, ठीक है। ये चीज़ देखो हम आपको फॉर्मूले बताए दे रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट बताए दे रहे हैं, आप उसमें रखते जाइए, निकालते जाइए, जिसका आंसर मैच हो जाए ठीक है, नहीं है तो फिर उसमें करेक्शन करा दिए जाएंगे, ठीक है। मान लो जिस क्वेश्चन के आंसर में करेक्शन लग रहा है तो हम करा देंगे बाद में जा कर के। अब उसके बाद देखिए अगला, अ लिफ्ट इज़ गोइंग अप, द टोटल मास ऑफ द लिफ्ट एंड द पैसेंजर इज़ 1500 kg, द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज़ एज गिवन इन द ग्राफ, द टेंशन इन द रोप पुलिंग द लिफ्ट एट द टी इक्वल टू 11 सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो ये लिफ्ट है और इसमें स्पीड का ग्राफ बना है ऐसे और ऐसे, ये देखो, और ये क्या है, ये आपका टी है, ये हमारा 12 है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 10 है 10 कि नहीं, और यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है 3.6 मिल रहा है। कह रहे हैं कि 11 सेकेंड पर टेंशन कितना होगा। पहली बात तो 11 सेकेंड पर सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, 11 मतलब यहाँ पर है, तो देखो जब आप ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, ये कितना मिलेगा, ऊपर से नीचे निकालो, तो ये हमारा हो गया 3.6 अपॉन ये कितना हो गया 2, वो भी माइनस में, तो कितना हुआ माइनस कितना हो गया 1.8 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू हो गई रिटार्डेशन। अब ये देखो जैसे मान लो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ क्या होगा mg, ऊपर की तरफ क्या होगा टेंशन, और नीचे की तरफ ma है, तो यहाँ पर क्या करोगे बताओ, t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ये यहाँ चला गया तो t इक्वल टू एम कॉमन है, g प्लस ए कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, t इक्वल टू कितना हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। मास तुमको दे ही रखा है 1500, g प्लस ए कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी उसमें, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद शेल इज फायर्ड फ्रॉम कैनन विद स्पीड v at an horizontal direction, at the highest point it explodes into 2 pieces, one of the pieces retraces its path। अब ये देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि पाथ जो है वो रिट्रेस कर रहा है,
पाथ को वो क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। कह रहा है कि बताइए उसकी दूसरे वाले की कितनी वेलोसिटी होगी। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऐसे है, हाईएस्ट पॉइंट पर ये एक्सप्लोड हो गया, दो इक्वल पार्ट, ये m और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उसमें है क्या, सामने की तरफ वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, u cos थीटा से जा रहा है। तो जो मोमेंटम स्टार्टिंग का होगा वो कितना हो जाएगा, बोलो स्टार्टिंग का जो मोमेंटम है वो 2m u cos थीटा हो जाएगा, और वो भी किस में, आई कैप, मतलब किस में होगा, एक्स एक्सिस में, सॉरी प्लस में, ये हो गया। अच्छा, अब जो वापस आएगा वो इधर आएगा, तो जो उसका मोमेंटम होगा वो होगा माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप। अब ये देखो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू पी इनिशियल, यही तो करोगे। P1 कितना है बताओ, ये है माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप, P2 हमें निकालना है, बराबर कितना है, ये आ रहा है देखो 2mu cos थीटा और आई कैप, इसको यहाँ ले जाओ तो P2 क्या निकलेगा बताओ, 3mu cos थीटा आई कैप। इसको लिख सकते हैं m इंटू V2, 3mu cos थीटा आई कैप, mm कट गया, V2 बराबर है 3u cos थीटा आई कैप। आंसर खत्म, ये वैल्यू, ठीक है, ऐसे होता है। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, अगला 22 तो बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, 90 डिग्री का है, फिर भी कर देते हैं। क्या कह रहा है देखो 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन, जो मोमेंटम दिया है x वाला 2 cos t दिया है, 2 cos t दिया है, और जो py दिया है वो तुम्हें दिया है 2 sin t। एंगल पूछ रहा है किसके बीच का, p और f के बीच का, है ना, फोर्स एंड मोमेंटम। अब ये देखो फोर्स का x कंपोनेंट निकलेगा तो dpx अपॉन dt, ये निकलेगा -2 sin t, और फोर्स का y कंपोनेंट क्या निकलेगा, dpy अपॉन dt, ये कितना निकलेगा, माइनस नहीं प्लस, ये आएगा 2 cos t आ जाएगा। अच्छा, जो मोमेंटम हमारा है, मोमेंटम वो कितना मिलेगा, 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t जे कैप। यहाँ पर जो फोर्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये निकलेगा -2 sin t आई कैप प्लस 2 cos t जे कैप। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो 0 आएगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा। थीटा बराबर कितने डिग्री आएगा बोलो, 90 डिग्री आएगा। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा ये वैल्यू। हो गया। अगला देखिए 24 में कह रहा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट। 23 में पूछ रहा है कि ग्राफ बनाए फोर्स और टाइम का। बहुत आसान है, एरिया ग्राफ का निकाल लो, और एरिया ऑफ ग्राफ जो होता है वो इम्पल्स के बराबर, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो रहा है, देखो ये ग्राफ ऊपर गया, फिर ऐसे, फिर ये ग्राफ कैसे ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऐसे है, ये यहाँ पर देखो क्या है, ये ऐसे है, ये ग्राफ ऐसे है, यहाँ पर जो ग्राफ है ये फोर्स है, और ये कितना हो गया देखो 4 हो गया, ये कितना है देखो 2 हो गया, यहाँ 2.5 है ना, और ये कितना है 4 है, 4.5 है, ये कितना है 6.5 है। ठीक है, द फोर्स टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर इज, फाइनल स्पीड पूछ रहा है, और इनिशियल देखो 5 दिया है, u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या करेंगे देखो, इसका 1 2 3 4 सबका एरिया ले लो, हाफ, बेस हो गया 2,
हाइट 4, ये आया 2 इंटू 4 प्लस हाफ बेस 2.5, है ना। देखो ये ट्रेपीजियम है, ये क्या है, एक काम करो इसको 5 पार्ट में कर लो, तो यहाँ पर इसका पहले निकाल लो 3 का, तो ये आएगा 2.5 इंटू 2.5 आ जाएगा। फिर ये देखो ये ऊपर वाला हो गया हाफ बेस 2.5, हाइट कितनी हो गई 1.5, और फिर क्या हो गया ये आया, तो यहाँ पर हो गया प्लस, ये देखो 2 आ गया और इंटू कितना हो गया 2.5, और इसको इक्वल टू किसके कर देंगे v माइनस यू, तो v माइनस 5 सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल सीधा सीधा। अब देखिए 24 वाला, अब ये देखिए 24 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 कह रहा है कि एक मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर है, यहाँ पर ये ऐसे लटका हुआ है, ये देखो एक इधर फोर्स लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये टेंशन और ये वेट, ये एंगल थीटा, ये देखो ये भी थीटा, ये टी कॉस थीटा, इधर की तरफ टी साइन थीटा, हो गया। अब क्या करेंगे देखो यहाँ से, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एन होता है टी कॉस थीटा, डब्लू होता है टेन थीटा एन अपॉन डब्लू। अच्छा दूसरी बात, सारे फोर्सेस का सम नॉर्मल रिएक्शन टेंशन प्लस डब्लू 0 हो गया। क्लियर है, तो ये सारे के सारे आपके सही हैं। कौन कौन, फर्स्ट 2 और 4 तीनों करेक्ट हैं, तो गलत कौन सा हो गया, थर्ड वाला। 25 देखिए, अ वेट इज सपोर्टेड, बिल्कुल सेम है, इसमें आपको सिर्फ क्या बनाना है बोलो, फ्री बॉडी वो बनाना है, ट्रायंगल सॉरी इन दिस टेंशन डिटरमिनेंट, तो ट्रायंगल बनाना है फोर्सेस वाला। तो देखो वेट नीचे लग रहा है, T1 इधर है, T2 इधर है, तो सीधा सीधा आंसर देखो साफ दिख रहा है, ये ऐसे है, ये वेट है, ये ऐसे, ये ऐसे, हो गया कि नहीं, इसका आंसर थर्ड हो गया। उसके बाद आइए 26, बहुत आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, तो आंसर फोर्थ हो गया, सीधा कुछ नहीं करना है। अगला देखो, अ हॉलो मेटलिक स्फीयर, अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज गिवन चार्ज, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, रेडियस 10 है, 4 पे पूछ रहा है, स्फीयर के अंदर 0 होती है, ख़त्म, 0 आ गया। देखो अगला देखिए, अ चार्ज ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इट नाइदर फॉल्स नॉर राइज चार्ज ऑन द ड्रॉप। क्या करना है इसमें, अगर वो सस्पेंडेड है और ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, क्यों भाई, ना ऊपर जा रही है और ना नीचे जा रही है, तो क्या हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बात हो रही है 28 की, तो ये जो आपका है mg बराबर जो है वो QE है। क्लियर, mg कितना दिया हुआ है, इसने पूछा है मास, तो मास दिया है 9.9 10 टू दी पावर और -15 kg, ठीक है, G10 इक्वल टू Q निकालना है, और इसके बाद क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला 3 × 10⁴, सॉल्व कर दिया जाए, यहाँ से 3 से जाएगा तो ये आएगा 3.3 आएगा, और इसके बाद ये -14 है, ये इधर और आ जाएगा, तो 10 टू दी पावर -18 आ जाएगा कि नहीं, आंसर ये वैल्यू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी पुट ऑन एन स्फेरिकल कंडक्टर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतने जस्ट अबव द सरफेस, बहुत ही आसान है, क्या करना है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q अपॉन 4πε0 r², 9 × 10⁹, Q अपॉन रेडियस कितनी है 0.1 मीटर, तो 0.01, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 0.036 इक्वल टू 9 10 टू दी पावर 9 Q अपॉन 0.01, यहाँ से Q निकलेगा, Q का फॉर्मूला क्या होता है, N होता है, लगा देना, क्या लगा देना बेटा, Q इक्वल टू N। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टिंग सरफेस हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा,
ठीक है, तो आंसर कितना होता है बेटा, कंडक्टिंग में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 32 देखिए, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम, चार्ज क्यू रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t सेकेंड। बहुत ईजी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv² होता है। ये देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन नंबर बात हो रही है 32, फोर्स होता है QE, एसलेशन होता है QE अपॉन m, V इक्वल टू क्या होता है U प्लस AT, तो V इक्वल टू A कितना हो गया QE अपॉन m इंटू टी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m और Q² E² अपॉन m² T², m कट गया, हाफ Q² E² T² अपॉन m। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वैल्यू आ गई। ओके, ये हमारा तरीका है। फिगर बिलो शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P1 इज E1 एंड एट P2 इज E2 बट नेचुरल। वही पूछ रहा है E1 E2 का रिलेशन, तो आंसर क्या होगा, देखो मैंने बताया था जहाँ लाइनें पास होती हैं वहाँ फील्ड ज़्यादा होता है, इसका मतलब P1 पर ज़्यादा होगा, P2 पर कम होगा, E1 ग्रेटर देन E2, है ना। 34 वाले में बताया था कंडक्टर के अंदर लाइन जाती नहीं, नॉर्मल होती है, तो आंसर आपका थर्ड हो गया। 35 वाले में क्या है, देखो ये सरफेस है, इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, कोई भी एंगल हो, इधर हो चाहे इधर हो, लेकिन है पैरेलल, इसका मतलब फ्लक्स ज़ीरो। ठीक, सेम क्वेश्चन देखो आपका 36 वाला भी है, सेम कॉन्सेप्ट पर, नीचे वाले हिस्से में लाइनें पास हो रही हैं, नीचे वाले हिस्से में, और हैं पैरेलल, तो फ्लक्स ज़ीरो। अगर सरफेस के पैरेलल हैं तो फ्लक्स ज़ीरो होता है, और परपेंडिकुलर में मैक्सिमम होता है, बाकी कोई एंगल अलग बात है। अगला देखो 37, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब एज साइड ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ द फेसेस, आंसर Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों बोलो, एक का कितना होता है, टोटल का कितना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक का कितना हो गया Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल यूजिंग गॉसियंस थ्योरम बिकॉज, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कन्वीनियंट वाली बात यहाँ पर आती है कि जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ ज़रूरी नहीं कि सिमेट्रिकल हो, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई भी शेप हो सकती है, वो अपने ऊपर है। प्रॉब्लम डज नॉट हैव स्फेरिकल सिमेट्री, तो अगर स्फेरिकल सिमेट्री, देखो हमारे कहने का मतलब ये सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल ये हम लोग बोलते हैं, गॉस ने कहीं नहीं कहा था कि सिमेट्रिकल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो इशू नहीं था, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये है। अब उसके बाद क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, एन डाइपोल फील्ड लार्ज डिस्टेंस फॉल टू 1 अपॉन आर, गलत है। क्यों, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आर की पावर 3 में डिपेंड करता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन में 0 डिग्री होता है, इक्वेटोरियल में क्या होता है, बोलो इक्वेटोरियल में क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एक्सियल पोजीशन होता है, एक्सियल पोजीशन में क्या होता है 0 डिग्री होता है। अ पॉइंट Q लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इफ द डिस्टेंस Q फ्रॉम द डाइपोल इज R, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, देखो P के प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3, भाई एक्सियल में 2P अपॉन R की पावर 3, इक्वेटोरियल में P अपॉन R की पावर 3। अगला देखिए, फॉर अ डाइपोल Q दिया है, D दिया है, कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर बात हो रही है 43 में क्या कह रहा है, सबसे पहले Q दिया हुआ है, Q कितना दिया है 2 × 10⁻⁻⁶, और D दिया है 0.01 दिया है मीटर, दिया है कि नहीं दिया है। अब क्या पूछ रहा है ये, कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क फॉर दिस डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बोलो 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करोगे, डाइपोल मोमेंट निकाल लो, डाइपोल मोमेंट Q × D कर दो, क्या मिला यहाँ से बताओ, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 10⁻⁻8 मिला, है ना, ये आपका इतने कूलम मीटर है। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है इसमें, इसके बाद जो है इसमें टॉर्क पूछ रहा है, तो मैक्सिमम टॉर्क PE होता है,
तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 और इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10 पावर 5 हो गया। ये मल्टीप्लाई कर लो 10 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर -8 6 2 8 10 टू दी पावर -2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड वाला। 44 क्या कहला? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन क्या होगा? 1 और 3 आर करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। 1 क्या है? टॉर्क ऑन द डायपोल P क्रॉस E। 3 रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0, ठीक है ना। और गलत कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज P डॉट E। क्लियर है कि नहीं? इसमें क्या हो रहा है? P डॉट E, ये तो तीनों सही है। टॉर्क डायपोल में P क्रॉस E, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम माइनस P डॉट E, सॉरी बिल्कुल सही, गलत है ये। अगला देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ, आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा, ठीक। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। द डायपोल एक्वायर्स अ पोजीशन सच दैट एक्सिस ऑफ द डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा, एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल ऑफ द डायपोल 0, देन थीटा 90, टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान है। टॉर्क का फॉर्मूला P साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस P कॉस थीटा। अगला, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद मोमेंट इतना अलाइन 30 डिग्री, टॉर्क पूछ रहा है, क्या लगा देंगे? P साइन थीटा। इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, बोलो टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। अगला देखिए 48, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ चार्ज प्लस माइनस Q एंड डायपोल मोमेंट P, इट इज़ placed in uniform electric field E, its dipole moment is along the direction of E, then on it a potential energy R। तो देखो, अगर डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ है, इसका मतलब ये कौन सा है? पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो वहाँ पर क्या होगा बताइए? यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो 0 हो जाएगा। 49, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो ट्रांसलेशनल होगा और टॉर्क भी लगेगा, ठीक। अगला क्या है? अ स्फीयर ऑफ चार्ज रेडियस R, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक चार्ज इन वॉल्यूम, डिस्टेंस x, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। अब आप समझ रहे हैं, x इज लेस देन R, क्लियर है। स्फीयर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, ठीक। चलिए, तो ये इसमें एक दो क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल हैं, उसको हम लोग डिस्कस करके करेक्ट आंसर आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।